के पास। शुक्रिया शुक्रिया सुशांत आपका। और सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं, हमारे साथ हैं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी पर आने के लिए। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको ठीक मिल रही होगी, यह भी उम्मीद करता हूं आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर, आपसे हम जब बात कर रहे हैं तो मोदी सरकार का एक साल ये दूसरे कार्यकाल का पूरा हो गया है, और इसमें अब ये सवाल है कि सरकार की लेगेसी क्या है इस एक साल की। सर, हमने देखा ये सरकार जब पिछले साल बड़े बड़े फैसले ले रही थी तो उस दौरान 3 तलाक का फैसला भी आ गया, राम मंदिर का फैसला भी आ गया, कश्मीर पर 370 हटाने का फैसला हो गया, फिर सीएए ले आया गया, और उसके बाद ये कोरोना काल शुरू हो गया। आपकी नजर से इस सरकार के इस एक साल की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है? ये सारे बड़े बड़े फैसले या कोरोना को जिस तरीके से ये सरकार मैनेज कर रही है? मैं ये समझता हूं कि ये आप टिपिकल जो मीडिया का तरीका होता है जिसमें आपको साउंड बाइट चाहिए कि एक बड़ी चीज बताइए, कोई एक, किसी के लिए कोई बड़ी चीज है, किसी के लिए कोई बड़ी चीज है। आप 1250 से 3 तलाक की त्रासदी इस देश में चल रही थी। एक तबका वो है जिसको उससे मुक्ति मिल गई, वो एक तरह से मानवता के प्रति जघन्य अपराध था, उससे मुक्ति इस सरकार ने दिला दी। एक तबका वो है जिसको सबसे बड़ी चीज वो नजर आएगी। पिछले 70 साल से और खास तौर से पिछले 30-40 साल से इस देश में आतंकवाद जिस तरह फैला है, जिस तरह बाहर की ताकतों ने यहाँ पे खून खराबा कराया है, और खास तौर से कश्मीर में 370 का लाभ उठा के लोगों के मनों में संदेह पैदा किया गया, अनसर्टेनिटी पैदा की गई। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए वो बहुत बड़ा फैसला है, जहां कश्मीर एक बड़ा फैसला करके न सिर्फ आतंकवाद पे काबू पाने की कोशिश की गई बल्कि पूरे देश में एक बंधुत्व, एकता की भावना को प्रबल किया गया। पिछले सन 71 से नहीं बल्कि देश के बंटवारे के फौरन बाद से लगातार घुसपैठी गतिविधियां जारी थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करके वो लोग जो घुसपैठी के तौर पे नहीं बल्कि जिनको उनकी धार्मिक आस्था के कारण उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनका जीवन मुश्किल कर दिया गया था, जो अपना घर बार छोड़ के भागने पे मजबूर हुए थे, उनके लिए सबसे बड़ा फैसला वो है, महत्वपूर्ण फैसला वो है जो नागरिक कानून में संशोधन करके जो कानून बनाया गया। लेकिन फिर इस सब कुछ के बाद एक बड़ी त्रासदी है जो मानवता के सामने है, केवल भारत के सामने नहीं है। हमने इस बीच में देखा है कि बहुत ही साधन संपन्न देश, दुनिया की सुपर पावर, उन्हें अपनी लाशों को संभालना मुश्किल हो गया। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हमारे यहाँ जिस वक्त 1000 भी केस नहीं थे, शायद 500 कुछ थे, उस वक्त हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री ने फैसला किया। जो फैसले किए उसके नतीजे में कोविड के खिलाफ लड़ाई जो बुनियादी तौर पे सरकार का काम था, उसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। लोगों के अंदर चेतना पैदा हुई, लोगों ने खुद अपनी एहतियात बरतनी शुरू करी, लोगों ने अपना साहस दिखाया और उन्होंने खुद बहुत सारी चीजें, जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन ये तय किया कि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो एक काम जो बुनियादी तौर पे सरकार का था, सरकार ने उसको जन आंदोलन का रूप दे दिया। जिस तरह से उसमें फैसले किए गए, तो मेरा अपना मानना यह है कि मैं आपको एक नहीं बता सकता कोई साउंड बाइट के जरिए
कि मैं आपको एक लाइन बता दूं, मेरे समझ से ये सारे फैसले जो हैं ये जब मैं समझता हूं कि जब ये राजनीतिक माहौल से ऊपर उठ के और जिसमें समय लगेगा, जब विचार किया जाएगा तो ये सारे फैसले वो हैं जिसके लिए हम जितना भी गर्व महसूस करें वो कम है, क्योंकि ये लंबे दौर से चली हुई समस्याएं थी। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले फैसले में तो लगभग 1250-60 से ये जो 3 तलाक की त्रासदी थी, ये इस देश में कितनी बड़ी आबादी थी जिसके ऊपर ये कहर बन के टूटी हुई थी। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, समस्या चाहे एक व्यक्ति की हो, चाहे एक ग्रुप की हो, उस समस्या को अगर आप समय रहते काबू नहीं पाएंगे तो उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसको पूरे देश को, पूरे समाज को उसके नकारात्मक प्रभावों को बर्दाश्त करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो ये मेरे नजदीक ये सारे ही फैसले एक तरह से बड़े महत्वपूर्ण हैं और हम इस पे जितना भी संतोष व्यक्त करें वो कम। सर, ये सवाल मैंने ये सोच के नहीं पूछा था कि आप किसी एक विषय के बारे में बताएं कि ये सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए पूछा था क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अब दुनिया जो है वो कोरोना से पहले के काल में और कोरोना के बाद के काल में इस हिसाब से विभाजित मानी जाएगी, हमारा जो कालखंड है। तो उस नजरिए से मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं कि अब कोरोना की वजह से हम उन सारे विषयों से आगे निकल आए हैं, उनको भूल जाएं और अब कोरोना काल में ही जीना है और केवल यही हमारे जहन में रहे और कुछ नहीं। ये कहने का मतलब प्रधानमंत्री जी के ये कहने का मतलब वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि अब तक जो कुछ हमारे एक्सपर्ट लोग, रिसर्चर्स लोग जो हमें बता रहे हैं वो ये है कि ये जो आज की जो त्रासदी है कोरोना की, हमारे पास इसकी दवाई, सिर्फ इतनी ही समस्या नहीं है कि हमारे पास इसकी दवाई नहीं है, हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे पास ये इसका बिहेवियर पैटर्न क्या होगा उसको बताने के लिए हमारे पास आंकड़े नहीं। केवल इतनी बात नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ के है जो बात कही जा रही है वो ये है कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि हो सकता है आज हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, हो सकता है अगले साल हमें कोविड-21 से लड़ना पड़े। जिस तेजी से ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, रूपांतरण कर रहा है, उसमें ये डर है कि आज अगर इसके लिए दवाई और वैक्सीन ढूंढ भी ली जाए तो शायद अगले साल नई वैक्सीन और नई दवाई की जरूरत होगी। इसलिए जो बात कही गई है वो ये नहीं है कि बाकी फैसले जो हैं वो उनका महत्व कम हो गया है। जो बात कही गई है वो ये है कि हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन इस तरह से लाने होंगे, हमें ये सीखना होगा कि इस भीषण दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली वो उससे प्रभावित होगी। हमें उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। आज तो हम बीच में, आज ये रिपोर्टें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम इस तरह हैं जैसे कहीं खुदा ना करे कोई बड़ी आग लगने की घटना हो जाए। तो पहले तो उस आग पर काबू पाना है और आग पर काबू पाने के बाद हमें ये सोचना है कि अगर वो आग फिर कंटिन्यू कर सकती है तो फिर हमें अपनी इमारतें कैसी बनानी चाहिए, अपना मूवमेंट कैसा करना चाहिए, अपने आचरण कैसा करना चाहिए, जहां हम उस पर उसके जिंदा रहते हुए भी जहां हमारी जिंदगियां उससे प्रभावित ना हो। उसका कहने का मतलब यह है कि हमें पोस्ट कोविड वर्ल्ड में वो सारी बातें जो कोविड के लिए कही जा रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन करें कि जहां अगर कोविड जिंदा भी रहे तो भी वो हमें प्रभावित न कर सके। जी सर,
हम चाहे कोरोना के पहले के फैसलों की बात कर लें या कोरोना काल में जो भी कुछ हुआ, एक चीज सर समान दिखाई दे रही है, वो ये कि पहले के सारे फैसलों से भी हमारे देश के मुसलमानों ने खुद को प्रभावित महसूस किया, किसी ने अच्छे के लिए, किसी ने खराब के लिए। ऐसे ही कोरोना के दरमियान भी जब से वो जमात का प्रकरण शुरू हुआ, आप देखिए वो सिलसिला थमा नहीं। उसके बाद कहीं जमातियों के हंगामे की खबरें आई, उनकी बदसलूकियों की खबरें आई, कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमले की खबरें आती रहीं, और उसके बाद एक कैंपेन शुरू कर दिया गया कि हिंदुस्तान को इस्लामोफोबिया हो गया है। इसमें आप मुझसे प्रतिक्रिया चाहते हैं क्या? नहीं, मैं आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि ये एक साल से जो है सरकार कुछ भी कर रही है या देश में कुछ भी हो रहा है, ये इससे मुसलमान कैसे प्रभावित हो जाता है या मुसलमान कैसे जुड़ जाता है देश का? इसे आप इत्तेफाक कहिए या कुछ, लेकिन ये हुआ है। आप अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा, मैं आपको मशवरा देना चाहूंगा, इन चीजों के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। अगर हो भी तो भी बात करना बंद कर दीजिए। जब आप इसको प्रचारित करते हैं तो और बहुत से लोगों को इसी मुहावरे में और इसी जुबान में बात करने में उन्हें लगता है कि इसमें हमें पब्लिसिटी मिलेगी। आप अगर इसके बारे में इसका नोटिस लेना छोड़ दें तो ऐसे लोग ये इस तरह कहना कि मुसलमानों में एक वर्ग हो सकता है जो ऐसा है। अब अगर इस पे कम्युनल लेबल लगाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारे एक प्रोफेसर थे जो ये कहा करते थे कि जब हम बात करें तो उस वक्त अपनी भाषा का क्या भाषा और क्या मुहावरा हम प्रयोग कर रहे हैं उसका ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो भाषा और मुहावरा जो अलगाववाद की भावनाओं को बढ़ाए वो आपकी चिंता का प्रतीक नहीं होता है, बल्कि वो ये है कि जैसे हम ट्रबल्ड वाटर में अपना फायदा हासिल करना चाहते हैं। इसको बंद कर दीजिए, इस तरह से देखना बंद कर दीजिए। चंद जगहों पे अगर कुछ लोग प्रॉब्लम करते हैं, आप उसको पूरी कम्युनिटी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, आप अगर ये कहें कि चंद लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं आपको। केरला में मिसाल के तौर पे जितने तबलीगी जमात के लोग आए, एक आदमी ने भी रेजिस्ट नहीं किया, सब ने अपने आप को तुरंत क्वारंटाइन में रिपोर्ट कर दिया। इसको जनरलाइज मत किया कीजिए। ये अपने आप में जो तरीका है, मुझे इस तरीके में समस्या नजर आती है। सर मेरी बात शायद आप उल्टी समझ गए, मैं भी वही बात कह रहा था जो आप कह रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यह बात हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। आप कहें तो इसको हम लोग कालीन के नीचे दबा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहने से, मेरी बात एक मिनट सुनने सर, ऐसा कहने से कुवैत की कैबिनेट अपना रिएक्शन देना बंद नहीं कर देगी, ओआईसी अपना स्टेटमेंट बंद नहीं कर देगा, यूएई का राजघराना आपको यह याद दिलाना बंद नहीं कर देगा कि कितने करोड़ों लोग हमारे यहां गल्फ में हमारे यहां काम करते हैं और अरबों रुपया भेजते हैं। ये सब हुआ तो उसकी कोई वजह होगी। मैं ओआईसी वो ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आपने विकीलीक्स पढ़े हों तो जहां एक ओआईसी का एक मेंबर अमेरिका को उकसा रहा था कि दूसरे मेंबर पे हमला कर दो, आप इनको गंभीरता से लेंगे? ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है? मैं ओआईसी हो या वो देश, आप जिन देशों का नाम ले रहे हैं, जिन देशों में नागरिकों को बुनियादी आजादियां मुहैया नहीं है, वो अपनी राय नहीं रख सकते, उनको यह हक हासिल है कि वो हमारे ऊपर कमेंट करें? मैं बजाय उनके कमेंट का जवाब देने के, मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि पहले अपने नागरिकों को आजादियां दे दो, तब हमारे बारे में बात करना। इनको आप जितनी इंपॉर्टेंस देंगे उतना ही, और आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये सब टीआरपी से जुड़े हुए मामले हैं, इसलिए आपकी मजबूरी है। मैं तो इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता और ना इनके बयानों से मेरी सेहत पर कोई फर्क पड़ता है।
सर मजबूरी तो हमारी इसलिए हो जाती है क्योंकि देश का माहौल जो है वो तो बताना जरूरी है। अब अगर देश में फल की रेहड़ी भी हिंदू मुसलमान होगी, देश में फल की दुकान के ऊपर भगवा झंडा लगेगा और उसकी वजह से किसी को तुलाना और ताना दिया जाएगा तो कोई तो ये बात करेगा सर। हाँ, मगर वो काम उस इलाके के सब इंस्पेक्टर का काम है। इंस्पेक्टर का काम है कि अगर कोई आदमी जबरदस्ती कानून अपने हाथ में ले रहा है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये काम ये नहीं है कि राष्ट्रीय चैनलों पे इसकी चर्चा की जाए। सर राष्ट्रीय चैनलों पर दिल्ली में दंगे हो तो भी चर्चा नहीं होगी, इस लिहाज से तो हमको सीए के बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए। आपने अभी एक आग का उदाहरण देकर अपनी बात समझाने की कोशिश की थी। इस कोरोना के सैलाब में सर वो सीए की आग बुझी नहीं होगी, ढकी हुई है। भाई तो फिर मतलब मुझसे क्या चाहते हैं आप, वो बता दीजिए। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं चाह रहा, आप आज कुछ उखड़ गए इस बात पर, मैं तो इसलिए आपसे कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि इन पर बात ना करो, मैं कह रहा हूं बात ना करने से बात खत्म तो नहीं हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर आपके नजदीक वो छुपी हुई है तो उस पर घी डालने का काम मत करिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। ऐसा आपको क्यों लगा सर? मैं घी डालने का काम नहीं करूंगा जी। ये ऐसा आपको क्यों लगा कि आग में घी डालने का काम है? अरे भाई, आप ही कह रहे हैं कि आग छुपी हुई है, तो अगर आग छुपी हुई है तो उसको और पब्लिसाइज करने से तो घी का काम करेंगे ना। कायदे की बात यह है, अगर आपके पास कोई ऐसे साक्ष्य हैं कि जहां आपको लग रहा है आग छुपी हुई है, तो उसका तरीका यह है कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनको जानकारी दीजिए ताकि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ठीक है सर। वैसे एक चीज बस मैं कहना चाहता हूं, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम आपसे सब सीखते हैं। ये कभी कभी ज्यादती कर देते हैं आप लोग हमारे साथ, कुछ ऐसा इशारा करके कि देश में सब कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए शायद सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है। ऐसा है नहीं सर। ये मैंने तो कहा नहीं, आपकी बातों से आज कुछ ऐसा ही लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी छुपी हुई भावनाएं जो हैं वो आहत हो जाती हैं। मैंने तो ये बात कही नहीं कि आप जिम्मेदार हैं, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि समस्याएं बहुत हैं, हम समस्याओं को किस तरह टैकल करें। क्या समस्या को टैकल करने का तरीका यह है कि हम उस पर लेबल लगाएं, या समस्या को टैकल करने का तरीका यह है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और हम उनको उस कैटेगरी में रखें जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास एजेंसीज हैं, हमारे पास कानून है। ये देश उन देशों की तरह नहीं है जिनका अभी आपने नाम लिया जो हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, चाहे यूएई हो या कोई और हो। हमारे यहां कानून की हुकूमत है, हमारे यहां व्यक्तियों की हुकूमत नहीं है। हमारे यहां कोई भी आदमी को हक है कि वो उन एजेंसीज को, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको संपर्क कर सकता है। और अगर मैं और आप अगर वो एजेंसी हैं और हम अगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते तो वो कोर्ट जा सकता है। तो हमें अपनी ये ऐसा नहीं हो, जो बात मैं कह रहा हूं वो ये कि उस जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए जो जिम्मेदारी एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते, एक विधि व्यवस्था का समाज होने के नाते जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, उस जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए हमें। ठीक है सर। सर कोरोना पर एक दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप जिस राज्य में हैं, केरल में, केरल से ये मामला काफी तेजी से बढ़ा था, काबू में कर लिया गया। लेकिन अब जब हम अनलॉक की बात कर रहे हैं तो केरल ही वो राज्य था जो कि काफी पहले से रियायतें देना चाहता है। आज जब हम देश को अचानक खोल रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये सही वक्त है? हम 2 लाख के करीब मामलों के पहुंचे हुए हैं, क्या इतनी तेजी से देश को खोलना ठीक है? पहली बात तो ये है कि केरला में कोरोना बहुत तेजी से कभी नहीं बढ़ा। अगर आपकी ये जानकारी है तो गलत है। केरला में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ, लेकिन केरला में कोरोना को बहुत ही प्रभावी ढंग से
बल्कि मैं कहता हूं पूरे देश में सभी ने बहुत ही प्रभावी ढंग से उसको नियंत्रित करने की कोशिश की। केरला को एक एडवांटेज ये था कि केरला में अब से पहले नेपा की समस्या आ चुकी थी, पिछले 2 सालों में फ्लड की समस्या आ चुकी थी। तो यहां पर एक तरह से जो तंत्र है वो एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में पहले से मौजूद था। इसलिए केरला में पहली बार बिल्कुल तेजी से यहां नहीं बढ़ा, यहां एकदम नियंत्रित हो गया। यहां पर डिलीवरी सिस्टम इतना मजबूत था, जो मैंने कहा कि यहां के पुरानी पिछले 4 सालों से लगातार एक न एक बड़ी त्रासदी से केरला जूझा है, उसके नाते हमारे पास तंत्र मौजूद था। फिर कुटुंबश्री की शक्ल में हमारे पास एक बहुत मजबूत डिलीवरी सिस्टम था। 43 लाख महिलाएं कुटुंबश्री की सदस्य हैं, 4 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन अनाउंस किया 24 घंटे से पहले, यानी अगले दिन दोपहर लंच के टाइम तक लगभग 500 कम्युनिटी किचन चालू हो गए थे और अगले दिन दोपहर तक 1500 किचन चालू हो गए थे। केरला में बाहर से आए हुए लेबर को मेहमान अतिथि मजदूर कहा जाता है। यहां पर मैंने पर्सनली, चूंकि आप जानते हैं मेरा संबंध यूपी से है और यूपी के यहां बहुत मजदूर हैं, बिहार के बहुत दोस्त हैं जिनके क्षेत्रों के मजदूर हैं, बंगाल के बहुत दोस्तों के फोन आए, उड़ीसा के दोस्तों के फोन आए। मैंने पर्सनली जो भी फोन आए उनको सिर्फ मेरे स्टाफ ने नहीं, मैंने पर्सनली उनसे बात करी और मैंने उनसे खास तौर से पूछा आपको खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं। वो एक ही बात चाहते थे कि वापस भेजने का इंतजाम कर दिया जाए। तो मैं उन्हें समझाता था कि वो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है। एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि खाने पीने की दिक्कत है। एक आधे केस में जहां कहा गया वो इसलिए कि वो उन कैंपों से दूर थे और उनके लिए तुरंत इंतजाम कराया गया। तो यहाँ पे बिल्कुल उस तरह का नहीं है जो बात आपने शुरू में कही। दूसरी बात यह है कि केरला ने ये बात सही है कि कुछ लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा ये अभी नहीं, 24 घंटे भी वो रिलैक्सेशन नहीं चले, 10 घंटे के अंदर वो रिलैक्सेशन वापस ले लिए गए। केरला सरकार ने केंद्रीय सरकार के साथ पूरे सामंजस्य स्थापित किया। वीडियो जो है वो फ्रीज हो गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको बहुत जल्द दुरुस्त करते हैं। वापस लौटता हूं सर, एक छोटा सा ब्रेक।